नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वकील लीगल नोट्स में। आज हम टॉपिक करेंगे द रोल ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ। एक व्यक्ति लॉ में एक लीगल एंटिटी होता है जिसके पास राइट्स और ड्यूटीज दोनों हैं। वो व्यक्ति इंटरनेशनल लॉ का एक सब्जेक्ट भी होता है और उसके पास इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। स्टेट्स भी इसी सेंस में इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ में एक प्राइमरी लीगल पर्सन होता है और इस राइट से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक पर्सन के तरह ही काम करता है। तो एक स्टेट क्या है, स्टेटहुड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टेट की राइट्स और ड्यूटीज क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्टेट टर्म की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन द क्राइटेरिया फॉर स्टेटहुड को मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स ऑफ 1933 के आर्टिकल 1 में बताया गया है। एक स्टेट को स्टेटहुड मिलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट से गुजरना पड़ता है, तो इसीलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स के फर्स्ट को, यानी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या आबादी को एक स्टेट के एग्जिस्टेंस का इनिशियल एविडेंस माना जाता है। ये एक स्टेबल कम्युनिटी को दिखाता है। लोगों के बिना कभी भी कोई स्टेट नहीं बन सकती। पॉपुलेशन एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए ये किसी भी इंटरनेशनल लॉ में नहीं मेंशन किया। तो एक स्टेट में पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है, लेकिन कितनी होनी चाहिए ये ज़रूरी नहीं। टेरिटरी, पॉपुलेशन और टेरिटरी में डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि जिस एरिया में एक स्टेट की पॉपुलेशन रहती है उसी को स्टेट की टेरिटरी मान लिया जाता है। मॉडर्न स्टेट्स के पास बॉर्डर्स और बाउंड्रीज हैं खुद की टेरिटरी डिफाइन करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में एक स्टेट की टेरिटरी कितनी होनी चाहिए ये भी कहीं स्पेसिफाई नहीं है। 1913 में अल्बानिया को एक स्टेट रिकग्नाइज किया था, जबकि उसके पास सेटल्ड बाउंड्रीज कहीं नहीं थी। इसराइल को भी यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेट रिकग्नाइज किया, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को लेकर भी बहुत डिस्प्यूट्स थी। यही एग्जाम्पल पैलेस्टीन भी 1988 में दोहराता है, जब वो स्टेट रिकग्नाइज की गई थी। इसीलिए एक स्टेट की टेरिटरी को जितना चाहे ऑल्टर कर ले, लेकिन उस स्टेट की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। स्टेट टेरिटरी एक स्टेट के पास तब तक रहेगा जब तक उस स्टेट उस एरिया में अपनी ज्यूरिसडिक्शन लगा सकता है। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए एक वर्किंग और इफेक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसकी अथॉरिटी स्ट्रांग हो और लॉज स्ट्रिक्टली फॉलो हो। एक गवर्नमेंट का होना एक स्टेट की इंटरनल स्टेबिलिटी और मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाता है, जिससे स्टेट अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी कर सके। अगर एक स्टेट के अंदर सिविल वॉर या कोई और इनर कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसके वजह से एक गवर्नमेंट को टेम्पररली ख़त्म कर देनी पड़ती है, तब भी स्टेट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती। लेबनान, सोमालिया जैसे कंट्रीज़ में जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तब भी उन्होंने अपनी स्टेट की आइडेंटिटी नहीं खोई। उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब जर्मनी पर कब्जा किया गया था, फिर भी जर्मनी की आइडेंटिटी को कोई हानि नहीं पहुंची। फिर है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी की एक ट्रेट ये भी है कि एक स्टेट दूसरे के साथ फॉरेन रिलेशंस बना सकती है। ये ट्रेट एक सॉवरेन स्टेट के लिए दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रेट ना हो किसी स्टेट में, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कैपेसिटी एक सॉवरेन स्टेट को सबऑर्डिनेट स्टेट या फिर प्रोटेक्टरेट्स के बीच डिफरेंशिएट करता है, जो खुद के फॉरेन अफेयर्स मैनेज नहीं करते और जिन्हें पूरा स्टेट नहीं मानते। फिर अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एक स्टेट को स्टेटहुड तब मिलती है जब वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, लेकिन सिर्फ यही रिक्वायरमेंट्स नहीं होती,
रिक्वायरमेंट्स जैसे सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन और रिकग्निशन, इनको भी एसेंशियल एलिमेंट्स माना जाता है। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि एक स्टेट किसी और स्टेट के अधीन या अंडर नहीं होता। कुछ ज्यूरिस्ट का ये भी मानना है कि इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिसकी वजह से एक स्टेट बन सकता है और खुद को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी कर सकता है। कुछ ज्यूरिस्ट सॉवरेंटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और कुछ सॉवरेंटी को ही इंडिपेंडेंस मानते हैं। सॉवरेंटी का मतलब है कि एक स्टेट के पास इंटरनल, सुप्रीम और अनडिवाइडेड पावर है। सुप्रीम और अनडिवाइडेड, जिससे कि वो इंटरनली लॉ को क्रिएट और एनफोर्स कर सकती है सारे पर्सन्स, प्रॉपर्टी और पॉलिसी रेगुलेशंस के लिए। सॉवरेंटी की एक्सटर्नल एट्रीब्यूट ये है कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ फॉरेन रिलेशंस बना सकता है, जैसे कि डिप्लोमेट्स को लेना और भेजना, ट्रीटीज बनाना, एटसेट्रा। सॉवरेंटी के जरिए एक स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर पाती है। सॉवरेंटी का ना होना, इसका मतलब ये है कि एक स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है और वो खुद के डिसीजंस किसी और स्टेट से करवाती है। इसके बाद आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933 ने पहली बार स्टेट्स को राइट्स और ड्यूटीज असाइन किए थे। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स ऑफ 1949 और डेक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसर्निंग फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में स्टेट्स के राइट्स को और डिटेल में डिफाइन किया था। इन डेक्लेरेशंस के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस चार्टर एक स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज को बताते हैं। तो हम राइट्स ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो एक स्टेट के राइट्स इनहेरेंट होते हैं और इंटरनेशनल लॉ सिर्फ उसे एक स्ट्रक्चर देती है। इन राइट्स के वजह से एक स्टेट इंटरनेशनली अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन और अथॉरिटी को दिखा पाती है। सबसे पहला है इंडिपेंडेंस, द राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडिपेंडेंस, जो डिफाइंड है ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स ऑफ 1949 में। और इस राइट से एक स्टेट बिना किसी और स्टेट के इन्फ्लुएंस से खुद को डेवलप और रेगुलेट कर सकती है। राइट ऑफ इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल लॉ में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राइट टू एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर ओन डोमेस्टिक अफेयर्स, राइट टू सेल्फ गवर्नेंस एटसेट्रा जैसे राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करते हैं राइट टू सॉवरेंटी की। द राइट टू सॉवरेंटी एक स्टेट की फंडामेंटल राइट है। सॉवरेंटी के यहां दो मीनिंग्स हो सकती हैं। पहली ये कि स्टेट के पास सुप्रीम और अनडिवाइडेड अथॉरिटी है उसके टेरिटरी के ऊपर, जिसके जरिए वो लॉज अपने टेरिटरी के ऊपर बना भी सकती है और एनफोर्स भी कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को टेरिटोरियल सॉवरेंटी कहते हैं। दूसरी ये है कि स्टेट्स दूसरे स्टेट्स के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बना सकती है, जैसे सेंडिंग एंड रिसीविंग डिप्लोमेट्स, ट्रीटी मेकिंग, स्टेट इम्यूनिटीज और कुछ प्रिविलेजेस। ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के वजह से एक स्टेट को मिलती है। फिर हम बात करते हैं राइट ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। राइट ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन राइट ऑफ सॉवरेंटी से ही लिया गया है। इस राइट से स्टेट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि वो नेशनल लिमिट्स के अंदर अपने लोगों पर, प्रॉपर्टीज और इवेंट्स को लॉ के जरिए रेगुलेट करे। यहां तक कि इंटरनल एंड टेरिटोरियल वाटर, नेशनल एयर स्पेस
और जोग्राफिकल टेरिटरी को भी एक स्टेट अपने नेशनल बाउंड्री के अंदर कंट्रोल कर सकती है। फिर हम बात करते हैं सॉवरेन इक्वालिटी के बारे में। सॉवरेन इक्वालिटी का मतलब है कि सभी स्टेट्स के पास इक्वल राइट्स, इक्वल ड्यूटीज और इक्वल इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डिफरेंसेस इन क्वालिटीज को हैम्पर नहीं कर सकती। सॉवरेन इक्वालिटी यूनाइटेड नेशंस का वो प्रिंसिपल है जिस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, और किसी भी कंट्री की कोई भी सिचुएशन को या सिचुएशन के वजह से उसकी सॉवरेन इक्वालिटी खराब या हैम्पर नहीं हो सकती। फिर हम बात करते हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस। राइट टू सेल्फ डिफेंस एक स्टेट के पास तब होती है जब उस पर कोई आर्म्ड अटैक हो जाए। इस राइट को कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 51 में बताया गया है। स्टेट को लेकिन ये राइट सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहिए जब उस पर पहले अटैक हो, लेकिन जहां पर राइट्स हैं वहां पर ड्यूटीज भी होती हैं। जैसे स्टेट्स के पास ऑब्लिगेशंस हैं, सारे स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए हैं, और अगर किसी स्टेट ने अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं की तो उसे इंटरनेशनल लॉ के अंडर लायबल भी बनाया जा सकता है। सबसे पहला है द ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। एक स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो किसी भी तरह का अनप्रोवोक्ड फोर्स दूसरे स्टेट पर इस्तेमाल नहीं करे। इस ड्यूटी से स्टेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स किसी और स्टेट पर नहीं करना है। किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट में सिविल स्ट्राइफ, इंसर्जेंसी, टेररिस्ट अटैक एटसेट्रा करने या करवाने या भड़काने का अधिकार नहीं होता। यूज ऑफ फोर्स सिर्फ तब रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में जब वो सेल्फ डिफेंस में हो। दूसरी ड्यूटी स्टेट्स की ये है कि वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करें। स्टेट्स की ये ड्यूटी है कि उसके दूसरे स्टेट्स के साथ हुए डिस्प्यूट्स शांति से और पीसफुल तरीकों से सॉल्व करे, ताकि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और जस्टिस वायलेट ना हो। इस पीसफुल मशीनरी को यूएन चार्टर के चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है, और अगर दो स्टेट्स आपस के डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाते तो उस केस में यूनाइटेड नेशंस जो भी डिसीजन लेगा उन स्टेट्स को वो डिसीजन मानना पड़ेगा। थर्ड ड्यूटी स्टेट्स की ये है द ड्यूटी नॉट टू इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स। एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे स्टेट के इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे, चाहे जो भी रीजन हो। अगर किसी स्टेट ने दूसरे स्टेट के खिलाफ किसी भी तरह के मिलिट्री, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या किसी भी फॉर्म का फोर्स यूज करने को उकसाया या करने को धमकाया, वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन माना जाएगा। फोर्थ ड्यूटी स्टेट की ये है कि ड्यूटी टू कोऑपरेट विद वन अनदर। एक स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ अपने आपस के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को अलग रखकर इंटरनेशनल इश्यूज जैसे टेररिज्म, पॉवर्टी, हंगर इनको सॉल्व करने के लिए और ह्यूमन राइट्स और पीस और सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के लिए आपस में कोऑपरेट करें। फिफ्थ ड्यूटी है स्टेट्स की द ड्यूटी टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस इन गुड फेथ। यूएन चार्टर, इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एक स्टेट को गुड फेथ में अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरी करनी होती है। गुड फेथ का मतलब है कि एक स्टेट अपनी ऑब्लिगेशंस ऑनेस्टली, बिना किसी मैलिस, फ्रॉड या किसी तरह का एडवांटेज देखे बिना उनको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी होती है।
तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर।